आज मैं आप लोगों को बच्चों ये समझाऊंगी कि परीक्षा में हम किस तरह से प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। ठीक है, अगर मैं इतिहास विषय की बात करती हूँ तो इतिहास में बहुत तरह के प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न आता है आप लोगों का 1 नंबर का, ठीक है। दूसरा प्रश्न आप लोगों का आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें कि शॉर्ट में या एक वाक्य में आप लोगों को उत्तर देना होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप लोगों को किस तरह से याद करना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को, आज मैं उसकी चर्चा करूँगी, ठीक है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप लोगों को पहले ही सोच लेते हैं कि बहुत लंबा उत्तर है, तो हम लोग इसको याद कैसे करें। तो सबसे पहला चीज़ आता है कि आप सबसे पहले नेगेटिविटी सोच लेते हैं। तो नेगेटिविटी नहीं रखना है, आप इसके लिए सबसे पहले ये सोचें कि हम इसको किस तरह से खंड में बांट के याद करें, ठीक है। जैसा हमने यहाँ पर बताया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए सबसे पहले आपको 2 तरह के होते हैं। एक तो पॉइंट वाइज होता है, ठीक है, जिसमें मान लीजिए आपके 10 पॉइंट के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आप एक एक पॉइंट को सबसे पहले आप अपने कॉपी में लिखिए। जब अपने कॉपी में आप लिखिएगा, एक बार नहीं 2 बार नहीं, आपको जब तक वो समझ में ना आए तब तक आप उसको अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट वाइज वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गए। दूसरे होते हैं पैराग्राफ की तरह, ठीक है। इसमें होता क्या है, पैराग्राफ में मान लीजिए 3 पैराग्राफ है, ठीक है। इस तीनों पैराग्राफ में आप लोगों को इसमें को रिलेट करके पैराग्राफ को लिखना है। कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए हम हड़प्पा संस्कृति की बात कर रहे हैं या उसका नगरीय विस्तार के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नगरीय विस्तार के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसको पैराग्राफ में लिखेंगे। पहले उसकी भूमिका कि वहाँ की नगरीय व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। अब उसके बाद नगरीय व्यवस्था में भी उसका जो प्रशासनिक स्तर है, किस तरह से वहाँ पर नगर को सुसज्जित और नियोजित ढंग से बनाया गया, उसको हम पैराग्राफ में लिखेंगे। फिर लास्ट में कि ये जो नगरीय व्यवस्था है वो पूरे विशाल क्षेत्र में किस तरह से फैला हुआ था। तो इस तरह से हम इसको खंड में अगर बांट के लिखेंगे और याद करना पड़ेगा उस चीज़ को, और उसको आपको बार बार कॉपी में लिखना पड़ेगा। जब तक आप कॉपी में नहीं लिखिएगा आपको वो याद नहीं होगा, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग इस तरह से जो प्रश्न को हम लोग आसानी से याद करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इतिहास में, जैसे ज्योग्राफी में अभी आप लोग पढ़ते होंगे मैप रीडिंग, ठीक है। मानचित्र के द्वारा हम अध्ययन करके उसको याद करना। होता क्या है, मानचित्र अध्ययन करके याद करने से आपको किसी भी चीज़ को रटना नहीं पड़ता है, ठीक है। रटने करने का मतलब हम बिना समझे हम उसको रट रहे हैं। अगर रट भी रहे हैं तो हम उसको 1 घंटे या 2 घंटे तक याद कर सकते हैं ज़रूर, लेकिन वो आपके लंबे समय तक आपके दिमाग पर वो बैठा नहीं रहेगा, वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको आसान तरीका बतला रही हूँ, क्योंकि इतिहास में भी हम किसी चीज़ को याद करते हैं, तारीख याद करते हैं तो हम उसको रटते हैं। तो रटना नहीं चाहिए। हम जब किसी भी तारीख के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसकी क्लू को याद करना चाहिए कि उससे संबंधित कौन सी घटना जो है घटी है उसके पहले या बाद में, ठीक है। तो उसके अनुसार हम क्या करते हैं, तिथि को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पर बनाया है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, ये 12th क्लास के 1st चैप्टर का है, जो प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित है ये चैप्टर, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपको विस्तार पूछा गया है, तो हम इसमें रटे नहीं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा नामक स्थान से लेकर दक्षिण में दायमाबाद तक था। तो ये रटने से अच्छा है कि हम इसको समझें। भारत का मानचित्र आप लोग जानती हैं, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र और भारत का क्षेत्र मिलाकर संपूर्ण भारतवर्ष पहले प्राचीन समय में हुआ करता था, ठीक है। तो उसी संदर्भ में मैंने यहाँ पर मैप बनाया है, मानचित्र, जिसमें ये जो हिस्सा दिख रहा है ये आपका जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में ही एक स्थान है जो खुदाई से प्राप्त हुआ है, मांडा, ठीक है। तो हम उत्तर दिशा में, ये हो गया मांडा जगह का नाम है, जो हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी
ये विस्तार है। और उसके दक्षिण में या महाराष्ट्र जो राज्य है उसके अंतर्गत है दैमाबाद। तो ये जो दैमाबाद जो स्थल है ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी छोर का विस्तार है। ठीक है, तो उत्तर में मांडा और दक्षिण में दैमाबाद। ठीक है, द से दक्षिण तो दैमाबाद याद करो, और उत्तर में आपका जम्मू कश्मीर, तो वहां पर ये मांडा स्थल। ठीक है, उसके बाद आपका पूरब में उत्तर प्रदेश राज्य है, उसके अंतर्गत आता है आलमगीरपुर। ठीक है, ये स्थल जो है हड़प्पा का सबसे पूर्वी स्थल है जो खुदाई से प्राप्त हुआ था। और उसके पश्चिम में, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि उस समय भारतवर्ष जो पाकिस्तान से भी और मिलकर बना हुआ था, इसीलिए पाकिस्तान का हिस्सा में सुदका गंडोर ये स्थल जो है वो है आपका सबसे पश्चिमी दिशा में, जो कि ठीक है पाकिस्तान का हिस्सा में बलूचिस्तान उसमें वो स्थित है। तो देखो मैप के द्वारा हम बहुत सारा क्वेश्चन इसके अंतर्गत आपका आ रहा है। अगर ये प्रश्न आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो आप बता सकती हैं बिना देखे भी, जम्मू कश्मीर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुदका गंडोर। अब पूछा जाए कि सुदका गंडोर कहाँ स्थित है, तो सुदका गंडोर आपका स्थित है पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान पर। पूछा जाएगा मांडा कहाँ स्थित है, तो मांडा आपका स्थित है जम्मू कश्मीर, ठीक है जम्मू कश्मीर में स्थित है। पूछा जाएगा कि दैमाबाद कहाँ है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये मैप जो हम लोग बना लिए, तो हम इसमें 4 प्रश्न बोल दिए। अगर यही 4 प्रश्न हम बिना मैप से सिर्फ ऐसे ही बोलते तो शायद वो याद करने में मुश्किल होता ना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, और देखिए मैंने यहाँ भी बताया है मैप में कि इसकी और इसकी दूरी जो है वो 1400 किलोमीटर है। ठीक है, मतलब कि पूरब से पश्चिम के विस्तार जो है हड़प्पा सभ्यता का, वो विस्तार जो है यहाँ पूरब और पश्चिम के विस्तार से कम है उत्तर और दक्षिण का। ये 1400 किलोमीटर है और ये 1600 किलोमीटर। तो ऐसे ही पता चल रहा है कि इसका विस्तार जो है पूरब में आलमगीर से लेकर सुदका गंडोर ये ज़्यादा विस्तृत है, क्योंकि यहाँ से इधर गुजरात और राजस्थान से भी आगे हमारा विस्तार आता है हड़प्पा सभ्यता का, पाकिस्तान तक भी तो होगा ना ज़्यादा। ठीक है, तो वो ऐसे चित्र के माध्यम से भी हमको पता चल जा रहा है। इसके लिए हमको अलग से रटना नहीं पड़ा कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण से ज़्यादा, पूरब से पश्चिम से लेकर है वो ज़्यादा है, ऐसा तो रटना नहीं पड़ा। हम मैप के द्वारा ही क्या किए, इसको समझ लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रश्नों का उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं। मैंने आपको 2-3 तरीके बताए, एक मानचित्र अध्ययन के द्वारा, और जब आपको किसी लॉन्ग प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखना होता है तो हम उन चीज़ों को खंड में बांटकर उसे पैराग्राफ में समझकर उसे कोरिलेट करके, या फिर जब इसके बीच में कोई तिथि आती है तो उस तिथि को हम अंडरलाइन करें। जब हम प्रश्न एग्जाम के समय भी लिखते हैं जिसका उत्तर, तो उसमें भी हम क्या करें, उसको अंडरलाइन करें। ठीक है, लेकिन आप कभी भी पेन का जो प्रयोग करिएगा वो ब्लैक में होना चाहिए। ठीक है, हेडिंग के लिए, और ब्लू में उसको लिखने के लिए। लाल पेन का उपयोग कभी नहीं कीजिएगा, हाइलाइटर का भी उपयोग कभी नहीं कीजिएगा। ठीक है, आपके पास ब्लू और ब्लैक यही 2 पेन से अपनी परीक्षा में इसका उपयोग करिएगा। और जो तिथि इंपॉर्टेंट है या जो हेडलाइन को आपको पॉइंट को अंडरलाइन करना है उसको आप ब्लैक से कर सकते हैं, या अंडरलाइन नहीं करना चाहती हैं तो आप वो ब्लैक पेन से भी उसको लिख सकती हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपकी परीक्षा जो है बहुत नज़दीक है, आप उसकी तैयारी करें और खूब मेहनत करें, और जितना हो सके आप लिख कर पढ़ें, क्योंकि जितना आप लिखिएगा आपको उतना ही ज़्यादा याद होगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ये देखिए बच्चों, हमें किस प्रकार से उत्तर लिखना है परीक्षा में, वो मैं आपको इस उदाहरण के माध्यम से समझा रही हूँ। आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से ही लिखना है, जिसमें जैसे जो भी उत्तर हमें लिखना होता है हम उसे किस तरह से हाईलाइट करें ताकि वो एक नज़र में पढ़ा जा सके स्पष्ट तरीके से। जैसा मैंने यहाँ पर बताया है लिख के, देखिए कि अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी थी, ये उनके गुरु थे।
तो यहाँ पर जो लाइन है, इस लाइन में देखिए हमने बताया है कि उपगुप्त, तो इसे हाईलाइट भी अंडरलाइन कर सकती हैं ब्लू पेन से अगर लिखी हैं तो उसको, या फिर अलग से ब्लैक पेन से भी लिख सकती हैं। तो इस तरह से हमारा जो उत्तर है वो एकदम स्पष्ट तरीके से दिख जाएगा, जो दिखने में आकर्षक और सही प्रतीत होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जो देखिए इस तरह से और भी जो पंक्तियां हैं किस तरह से लिखी गई हैं, और तिथि को भी हम ब्लैक से, या कुछ विशेष नाम है, हाँ लेखक का नाम है या जो भी है, उस तरह से हम इसको लिखकर इसे सुंदर बना सकते हैं, जिससे हम अधिक से अधिक मार्क्स ला सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर कोई मानचित्र वाला प्रश्न रहता है तो हम उसको भी मानचित्र के उस भाग को दर्शा सकते हैं, उसमें भी हम अधिक से अधिक मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इतिहास में। ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ पर आया है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे हेडलाइन में मैंने उसको ब्लैक से लिखा है ईस्वी सन को और उस हेडिंग को, और उसके बारे में संक्षिप्त विवरण आता है ना 5 नंबर का, उसे हम इस तरह से मानचित्र को दर्शाकर इसका आंसर लिख सकते हैं, जिससे आप पूरा का पूरा मार्क्स ला सकती हैं। ठीक है बच्चों, और सभी बच्चों को आपके एग्ज़ाम के लिए, इंटर और मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।